Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, one more question on vector. Again, this is a question from the past paper. और this question has three parts. और टोटल जो है ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है. पार्ट 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के ही हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो पार्ट 1 और 2 तुम लोग को मुश्किल नहीं लगेगा. पार्ट 3 इज़ डिफरेंट. इधर जो है वो पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ है. और ये थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी है. इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. और आई ऑल्सो होप कि तुम लोग वेक्टर्स की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं अब तक पास पेपर क्वेश्चंस की, वो तुम लोगों ने देखी होंगी और वो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह. डू गिव मी अ फीडबैक ताकि ये है कि मुझे पता चलता रहे कि और कितने क्वेश्चंस जो हैं वो वेक्टर्स के मुझे सॉल्व करने हैं तुम लोग के लिए इंशाल्लाह. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू सॉल्व सम पेपर वन क्वेश्चंस. कुछ पेपर वन के मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं वो भी इंशाल्लाह तुम लोग के साथ जो है उनके सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा ताकि तुम लोग के वो वाले कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज होते रहें. तो लेट्स जस्ट बिगिन दिस क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन सेज इन द डायग्राम ओ ए बी एंड ओ ई डी आर स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, ओ ए बी ये वाली लाइन और ओ ई डी ये वाली लाइन, दीज टू आर स्ट्रेट लाइंस. और कह रहा है ओ इज द ओरिजिन. ये जो ओ पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है. ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी. ए जो है आपको ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ये बेसिकली ओ बी का मिड पॉइंट है. इसका मतलब है ओ ए जितना होगा डेफिनेटली ए बी भी उतना ही होगा क्योंकि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी. तो यहाँ मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो हम उसको भी यूज करेंगे. अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहा है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. एक और उसने बात हमें बता दी कि ये जो ई आपको नजर आ रहा है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो दो मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, इधर कोई पैरेललोग्राम का वर्ड नहीं है तो इसका मतलब है हम इक्वल वेक्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे. यहाँ हम डायरेक्ट मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं. ए सी वेक्टर ए सी जो है वो हमें ए दिया हुआ है और वेक्टर सी भी जो है वो हमें बी दिया हुआ है. हमसे कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. वेक्टर ए बी को जो है वो हमें रिप्रेजेंट करना है बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी. मतलब स्मॉल ए और बी की फॉर्म में हमें अपने वेक्टर ए बी को जो है वो रिप्रेजेंट करना है. अच्छा, अब ए बी को जो है हमें देखना पड़ेगा कि वी हैव टू सेलेक्ट अ पाथ. पहले हमें पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ए से बी जाने तक का हमें कोई ऐसा पाथ चाहिए जिसमें हमें डाटा जो है वो सारा गिवन हो ए बी की फॉर्म में, तो हम उनको यूज़ करेंगे और जो है वो अपने ए बी को रिप्रेजेंट कर देंगे. लेकिन उससे पहले जो है ये दो मिड पॉइंट के जो कॉन्सेप्ट थे इन पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं कि क्या इससे कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है. अच्छा, अब उसने जो है मुझे दो वेक्टर्स गिवन दिए हैं. ए सी इज दिस वन. यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके सी तक जो है वो ए के बराबर है और फिर कह रहा है सी से बी जो है वो स्मॉल बी के बराबर है. ठीक है. अच्छा, अभी उसने बोला था कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. अगर ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये भी हाफ ऑफ ए सी होगा और ये भी हाफ ऑफ ए सी होगा. मतलब अगर मैं ए ई की बात करूं तो ए ई विल बी हाफ ऑफ ए सी और अगर मैं ई सी की बात करूं तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ ऑफ ए सी के बराबर हो गया. अब ए सी जो है वो ए है तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल्स टू हाफ ए एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ए. तो ए ई मुझे साइड पता चल गई हाफ ए के बराबर है और ई सी जो है वो भी हाफ ए के बराबर है. तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने जो है वो यहाँ से यूज़ कर ली. अब यहाँ कोई मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो मैं यहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकता. इसके अलावा मुझे ओ बी तो पता नहीं है वरना मैं यहाँ भी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेता. अच्छा, ओ बी मुझे नहीं पता. ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि भाई ए से बी तक जाने का मुझे कोई ऐसा रास्ता पता है जिसमें सारा डाटा ए बी की फॉर्म में मौजूद हो. तो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा. आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी. अच्छा, अब मैं इस डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता क्योंकि मुझे ए बी की लेंथ तो पता ही नहीं है. ए बी जो है वो मुझे नहीं पता ए बी की फॉर्म में, तो आई हैव टू सेलेक्ट अ डिफरेंट पाथ. अच्छा, अब मैं ये काम करता हूँ. इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम ए टू बी मैं पहले जाता हूँ ए से सी. ठीक है, ए से सी जाऊंगा तो मुझे ये वाली साइड तो पता है ए और फिर मैं सी से बी आ जाता हूँ. ये भी मुझे बी पता है. ठीक है, तो मैं यही वाला पाथ चूज करता हूँ. तो मैंने सबसे पहले लिखा कि भाई वेक्टर ए बी जो है वो किसके बराबर होगा. वेक्टर ए सी. पहले मैं ए से सी जाऊंगा प्लस सी बी. ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड अप करूंगा तो मुझे ए बी पता चल जाएगा. तो ए सी इज ए प्लस सी बी इज बी. तो ए प्लस बी बड़ी आसानी से जो है वो ए बी आ गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए प्लस बी है, इफ ए बी इज ए प्लस बी, तो हमने ये चीज देखी थी कि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी. ये जो पूरी लाइन आपको ओ बी नजर आ रही है
ए इसका मिड पॉइंट है, तो अगर ए बी ए प्लस बी के बराबर है तो डेफिनेटली ओ ए भी कितना होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। तो ये मैंने थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है वो लेबल कर ली है ताकि मुझे जो है वो आगे के पार्ट सॉल्व करने में आसानी हो। तो ओ ए मुझे पता चल गई ए प्लस बी के बराबर है, और ए बी भी डेफिनेटली जो है वो ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हो गई, और मैंने जो है वो वेक्टर ए बी को ए प्लस बी की फॉर्म में लिख भी दिया, तो ए प्लस बी आ गया उसका आंसर, तो मुझे इसका एक मार्क मिल गया। Moving on to the next part says you have to represent OE in terms of AB। अब OE कौन सी लाइन है, OE ये वाली है, O से E तक मुझे आना है, तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। O से E तक फर्स्ट आई विल गो फ्रॉम O टू A, और फिर A से E चले जाऊंगा, तो ये तो मुझे दोनों चीज़ें पता है, तो ये तो सिंपल हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने जो है वो अपना रूट जो था वो मैंने लिख लिया कि भाई ओ ई इज इक्वल्स टू, अगर मुझे O से E जाना है तो पहले मैं O से A जाऊंगा, प्लस करूंगा उसमें A टू E। ठीक है, तो मैंने इसको इसीलिए लिख लिया ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए ई। ये ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं लिख चुका हूँ, पहले ही लेबल कर लिया मैंने फिगर में। ओ ए कितना है मैंने अभी फाइंड आउट किया है, ओ ए इज ए प्लस बी, तो मैंने यहाँ ए प्लस बी लिख लिया, और ए ई कितना है हाफ ऑफ ए, तो मैंने प्लस हाफ ऑफ ए लिख लिया। अब थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसमें लाइक टर्म्स है ए और ए, तो ए और ए एड अप हो जाएंगी, तो ये है वन ए और ये है हाफ ए, तो वन ए प्लस हाफ ए होगा तो थ्री अपॉन टू ए हो जाएगा, और थ्री अपॉन टू ए प्लस बी, दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। ये मैंने अपने ओ ई को, वेक्टर ओ ई को रिप्रेजेंट कर लिया ए बी की फॉर्म में, तो वो आ गया थ्री अपॉन टू ए प्लस बी। ये दो पार्ट्स तो ऐसे थे जो हम इसको कॉन्स्टेंटली हमने देखा क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें वो पूछता है, तो ये तो बड़े आसान से पार्ट थे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कह रहा है द पोजीशन वेक्टर डी। पोजीशन वेक्टर डी का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड ओ डी, क्योंकि आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा ओरिजिन होता है, तो यू हैव टू फाइंड ओ डी। आपको ओ डी चाहिए, आपको वेक्टर ओ डी चाहिए, बिकॉज दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो ये एक, आप पहली बात तो ये जहन में होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी मीन्स यू हैव टू फाइंड ओ डी। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है, तो इसने हमें क्वेश्चन में बता ही दिया कि भाई ओ इज द ओरिजिन, तो वी हैव टू फाइंड ओ डी। हमें ओ से लेके डी तक जाना है, और जो भी आंसर आना है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब चलो जरा पाथ को जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि हम ओ से डी जाने के लिए हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, हम कितने पाथ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक पाथ तो मेरे पास ये हो गया कि पहले मैं ओ से जाऊं बी। ठीक है, फर्स्ट मैं जाऊं ओ से बी और फिर मैं बी से डी चले जाऊं, तो ओ डी मिल जाएगा मुझे। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव ओ बी तो है मेरे पास, लेकिन बी डी नहीं है मेरे पास। बी डी मैं फाइंड भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी हुई बी डी की, तो मैंने ये वाला पाथ जो है ये हटा दिया। चलो अब दूसरा पाथ देखते हैं। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, पहले मैं ओ से ए चले जाता हूँ, ये मुझे पता है, फिर मैं ए से ई जाऊँगा, ये भी मुझे पता है, ये हाफ है, और फिर मैं ई से जो है वो डी चले जाऊँगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आई नो ओ टू ए, ये तो मुझे पता है ए प्लस बी है, ए से ई भी मुझे पता है हाफ ए है, ए से ई इज़ हाफ ए, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट मुझे ई डी नहीं पता, मुझे ई डी नहीं पता, और ई डी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास कोई और पाथ है। अब मेरे पास एक और पाथ है, वो पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम ओ टू डी मैं पहले ओ से ई चले जाता हूँ और ई से डी चले जाता हूँ। अगेन ई से डी आ गया, इसका मतलब है कि मुझे ई से डी जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बगैर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यही तीन पाथ्स हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई और पाथ जो है मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। पहला वाला पाथ जो था वो ओ से बी था, बी से डी था, ये मैं नहीं ले सकता, बी डी नहीं पता मुझे। अच्छा, सेकंड पार्ट मैंने क्या ले लिया, ओ से ए चला गया, ए से ई चला गया। ठीक है, अगर मैं ए से सी भी चले जाता हूँ तो मुझे ए से सी पता है, लेकिन फिर सी डी नहीं पता मुझे, सी डी मुझे नहीं पता, तो सी डी जो है वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ये भी एक बात है। ओ से ए जाऊँ, ए से सी जाऊँ, सी से डी जाऊँ, ठीक है, तो ये भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि आई डोंट नो सी डी। चलो अब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं ये वाला पाथ लेता हूँ। क्यों? ओ से ई और ई से डी, इस पाथ को मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये एक ही लाइन पे हैं दोनों वेक्टर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट ओ ई एंड ई डी। ओ ई एंड ई डी आर कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि ये एक ही लाइन के पे दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स कह लो, पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे। तो मैं पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से जो है ना आई कैन फाइंड आउट ई डी। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, रेशियो सेम होगा इनका, तो मैं उस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है ना वो ई डी फाइंड आउट करता हूँ। चलो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया,
मैंने अपना पार्ट डिसाइड कर लिया कि भाई मैं पाथ कौन सा ले रहा हूँ, मैं पाथ ये वाला ले रहा हूँ। आई हैव टू फाइंड ओडी, मुझे ओडी चाहिए। तो मैं पहले जाऊंगा ओ से ई। ठीक है, पहले मैं जा रहा हूँ ओ से ई। ओ से ई जो है वो मुझे पता है, मैंने अभी फाइंड आउट किया है सेकंड पार्ट में। और फिर मैं जाऊंगा ई से डी। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि ई से जो डी है ना, ये मुझे नहीं पता। आई विल फाइंड आउट ई डी, और मैं ये यूज करूंगा कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट से, पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं ई डी को फाइंड करता हूँ। अच्छा, ये तो है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 3/2a। द वैल्यू ऑफ ओ ई इज 3/2a प्लस बी। ये तो है मेरे पास, ठीक है। अब सिंस ई डी इज अ कोलिनियर वेक्टर, ओ ई एंड ई डी कोलिनियर वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ई डी का जो आंसर आएगा ना, वो भी ए प्लस बी की फॉर्म में ही आएगा। उसमें भी यही दो वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों कोलिनियर है। ठीक है ना, तो उसका आंसर भी ए और बी की फॉर्म में ही आएगा। यहाँ बस नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ बस नंबर्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स है ना। पैरेलल वेक्टर आपको पता है कि उसमें वेरिएबल सेम होते हैं। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसको भी जो है वो ए प्लस बी, मैंने इस तरह लिखा ए प्लस बी। ठीक है, फिलहाल मैंने इस तरह लिखा कि भाई उसमें भी यही दो वेरिएबल्स आएंगे। अच्छा, अब एक चीज और डिसाइड करते हैं कि आई हैव टू फाइंड ई डी। अब ई डी फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले ई से सी जाऊंगा, और फिर मैं सी से डी जाऊंगा। ऐसे ही है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड ई डी, अगर मुझे ई डी फाइंड करना है तो इसका पाथ क्या होगा, फर्स्ट आई हैव टू गो फ्रॉम ई टू सी एंड देन सी टू डी। अच्छी बात यह है कि आई नो ई टू सी। ई टू सी तो मुझे पता है हाफ ए के बराबर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ हाफ लिख लिया, क्योंकि ये तो हाफ ए के बराबर है। मैं जो है वो ई डी की बात कर रहा हूँ। मैं ई डी की वर्किंग तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि मैं ई डी कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ई डी की वर्किंग के लिए मैंने क्या किया, ईडी के लिए जो पाथ मैंने चूज किया, वो मेरे पास पाथ था ई टू सी। पहले मैं ई से सी जाऊंगा, ई से मैं सी जाऊंगा, और फिर मैं सी से डी आऊंगा। द प्रॉब्लम इज दैट आई नो ई टू सी। ई टू सी तो हाफ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन मुझे सी टू डी नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि यार ये जो है ना बी की फॉर्म में होगा लाजमी, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ना वो ए प्लस बी की फॉर्म में आएगा। तो मैंने इसको के बी लिख दिया, क्योंकि मुझे कोई नंबर नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि भाई यहाँ अगर ए वेरिएबल है तो डेफिनेटली यहाँ बी वेरिएबल आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको के बी की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि भाई ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है ना, तो ये इसका कोई ना कोई पार्ट तो होगा। ठीक है, ये इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो होगा। तो वो मैंने, सिंस आई डि नॉट नो द पार्ट, अब मुझे नहीं पता था वो कितना पार्ट है। वो वन पार्ट भी हो सकता है, वो खैर वन तो नहीं हो सकता, वन से कम ही होगा। वो हाफ हो सकता है, वो 3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो मैंने उसकी जगह पे के लिख दिया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे के इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द रेशियो। अब मैं रेशियो लूंगा। ये मेरे पास है ओ ई, ये मेरे पास आ गया ओ ई, और ये मेरे पास आ गया ई डी। ई डी कंप्लीट नहीं है अभी, ई डी जो है वो के की फॉर्म में आया हुआ है। अभी मुझे इस के की वैल्यू चाहिए। जब तक ये के की वैल्यू नहीं मिलेगी, मैं जो है वो अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो अब मैंने क्या किया, मैंने रेशियो ले लिया। रेशियो कैसे लिया, ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय बी। ऐसे ही होता है ना पैरेलल वेक्टर्स। तो ए डिवाइडेड बाय ए में ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय हाफ। तो ये आ गया 3/2 डिवाइडेड बाय हाफ इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय बी में बी भी कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ वन और इसके साथ के, तो 1/के। अब चूंकि इक्वल्स टू है तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो के की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/3। कैसे, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, के जो है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के बन जाएगा, और ये जो वन है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो और जब मुझे के की वैल्यू चाहिए तो 1/3 हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, के की जगह पे 1/3 लिख दूंगा। तो अब जो मेरा ईडी आ गया फाइनल, वो आ गया 1/2a हाफ ऑफ ए प्लस 1/3 ऑफ बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई डी, जो कि मैंने कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट से निकाला है। अब मुझे ई डी मिल गया है। नाउ आई विल फाइंड ओ डी। अब सिर्फ ओ डी की मुझे रूट लिखना है। ओ डी किसके बराबर है, ओ ई प्लस ई डी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ ओ ई, ओ ई की वैल्यू है 3/2a प्लस बी। ओ ई मैंने फाइंड आउट किया हुआ है सेकेंड पार्ट में। प्लस ई डी की वैल्यू क्या है, ई डी की वैल्यू आ गई हाफ ए प्लस 1/3 बी। अब लाइक टर्म्स को ऐड अप कर देता हूँ। ये 3/2a है और ये 1/2a है। जब इन दोनों को ऐड करूंगा एलसीएम आ जाएगा 2, और ये 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये 2a बन जाएगा। प्लस ये 1 भी है और ये 1/3 भी है। तो जब इन दोनों को ऐड अप करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4/3b। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओडी। ओडी इज इक्वल्स टू 2a + 4/3b। 3 मार्क का था ये। ठीक है, इसमें
तीन चार चीज़ें हमने जो है वो अप्लाई की हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई किए। एक तो हमें पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका ओरिजिन हमेशा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है। तो ये ओडी हमें फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम ओ टू डी हमें एक पाथ चाहिए। तो हमने जो है वो सारे पाथ्स को एनालाइज किया, लेकिन हर किसी पाथ में हमें कोई एक ना एक डाटा मिसिंग था। तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि वी विल बी यूजिंग दिस ओ ई प्लस ई डी। ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। उसके लिए मुझे ईडी चाहिए था, तो ईडी मैंने जो है वो एक थोड़ा सा जो है वो रफली पहले फाइंड आउट किया। इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम ई टू डी पहले मैं ई से सी जाऊंगा, तो ये हाफ ए हो गया, प्लस फिर मुझे इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ये वाली जो डायरेक्शन है ये बी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई बी की वैल्यू होगी। तो मैंने वहाँ जो है वो, चूंकि मुझे कोफिशिएंट नहीं पता था, तो मैंने के लिख दिया, तो के बी। तो फिर मैंने जो है वो कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू 1/3 आ गई। फिर फाइनली जब मुझे ओ ई पता चल गया, सॉरी ई डी पता चल गया, तो मैंने जो है वो अपना ओ डी फाइंड आउट कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ओ ई एंड ई डी। लाइक टर्म्स को एड अप कर लिया। फाइनल आंसर इज 2a प्लस 4/3b।